दोस्तों, आज बात करने वाले हैं देश में दस्यु सुंदरी के नाम से कभी मशहूर रही, बैंडिट क्वीन के नाम से जाने जाने वाली पहली महिला डाकू के रूप में जिसकी ख्याति रही, उस शख्सियत की, फूलन देवी की। साथ ही साथ बात करेंगे फूलन देवी की हत्या में शामिल रहे शेर सिंह राणा की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस भारत लाया था। अनसेंसर्ड में आज कहानी फूलन देवी, उसके जीवन के संघर्ष और सांसद बनने तक के उसके सफर के बारे में। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 1963 में हुआ। एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी का बचपन संघर्ष से भरा रहा। शुरुआती दौर में उसके अपने चाचा और कुछ ग्रामीणों ने ही फूलन देवी का शोषण किया। उसके अपने सगे चाचा ने उसकी ज़मीन को कब्जा किया, जिसकी वजह से कई बार उन दोनों में लड़ाइयाँ भी हुई। लेकिन सबसे विडंबना ये रही कि फूलन देवी के पिता ने बहुत ही कम उम्र में फूलन देवी की शादी बगल के ही गांव के एक मल्लाह परिवार में उत्ती लाल नाम के एक व्यक्ति के साथ कर दी। दुर्भाग्य ये कि फूलन देवी जब महज 11 या 12 साल की थी, उसी समय उसकी शादी खुद के उम्र से 3 गुना से भी ज़्यादा 30-32 साल के एक व्यक्ति के साथ 10-12 साल के एक लड़की की शादी कर दी गई। शादी के बाद उन दिनों प्रावधान ऐसा हुआ करता था कि लड़की की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, लेकिन उसका गौना तब किया जाता था जब लड़की बालिग हो जाती थी। बावजूद इसके फूलन देवी की शादी के कुछ महीनों बाद ही उसका पति पुत्तीलाल उसे अपने साथ ससुराल ले जाता है और बगैर उसकी मर्जी से इतनी कम उम्र में उसके साथ संबंध बनाता है। आप इसे बलात्कार की संज्ञा दे सकते हैं। यानी अगर कहा जाए कि फूलन देवी के जीवन में उसके शोषण की शुरुआत अगर किसी ने की, तो वो खुद उसकी बिरादरी का, उसका सो कॉल्ड पति ही था। इससे तंग आकर फूलन देवी घर में झगड़ा कर भागकर वापस अपने गांव आ जाती है, लेकिन पुनः उसके पिता उसे उसके पति के पास भेज देते हैं। पति पुनः उसका शोषण करता है और इन चीज़ों से तंग आकर जब बार बार फूलन देवी अपने गांव भाग कर आ जाती थी, तो इससे तंग आकर एक बार उसके पिता ने ही उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। जिस जेल में उसे बंद किया गया, वहाँ के पुलिस वालों ने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसका शोषण किया। और कहा जाता है कि इन चीज़ों से तंग आकर फूलन देवी गांव के ही कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आई, जो उन दिनों चंबल के डकैतों के गिरोह के लिए काम करते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से फूलन देवी अपने गांव से गायब हो जाती है। फूलन देवी डकैतों के गिरोह में शामिल हो जाती है, तो उस डकैत के गिरोह का सरदार गुज्जर सिंह होता है और उसी गिरोह में नंबर 2 की पोजीशन वाला व्यक्ति विक्रम मल्लाह होता है, जो कि फूलन देवी की ही जाति से ताल्लुक रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब फूलन देवी डकैतों के गिरोह में पहुंचती है, तो एक रात डकैतों का सरदार गुज्जर भी उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और इसके रिटेलिएशन में विक्रम मल्लाह गुज्जर की हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि चूंकि विक्रम मल्लाह
फूलन देवी से प्यार करता था, इसलिए उसने गुज्जर की हत्या कर दी। लेकिन फैक्ट ये भी बतलाते हैं कि गुज्जर के गलत निगाह फूलन देवी पर डालने की वजह से विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या की। इन दिनों यह भी घटना हुई कि गुज्जर के गैंग के दो लोग, श्री राम और लाला राम, पूर्व में किसी घटना की वजह से जेल में बंद थे, और जब गुज्जर की मौत हुई उसके बाद वो दोनों जेल से छूट कर आए और उन्हें पता चला कि विक्रम मल्लाह ने गुज्जर की हत्या कर दी है, वो भी फूलन देवी के लिए। तो डकैतों के गैंग में एक दरार पड़ गई। डकैतों के गैंग में कई डकैत, या कह सकते हैं कि जो ज्यादातर संख्या डकैतों की थी वो राजपूत बिरादरी के डकैतों की थी, और उसमें मल्लाह बिरादरी के लोग कम थे। लेकिन इस हत्या की वजह से डकैतों के गैंग में फूट पड़ी और उनका गैंग दो भागों में बट गया। ज्यादातर सदस्य चूंकि राजपूत थे, इसलिए राजपूतों का अपना गिरोह हो गया, और फूलन देवी, विक्रम मल्लाह और कुछ मल्लाह जाति के जो लोग थे उन्होंने अपना गैंग बना दिया। उन दोनों में भीषण जंग होना शुरू हुआ, और इस जंग में विक्रम मल्लाह की राजपूत बिरादरी के सदस्यों ने, डकैतों ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। इसके बाद फूलन देवी किसी तरह वहां से जान बचाकर अपने बाकी बचे सदस्यों के साथ भागी और फिर से अपने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि बात यहीं तक नहीं रुकी। आगे चलकर डकैतों के उस राजपूत बिरादरी वाले गिरोह ने कुछ महीनों बाद फूलन देवी को अगवा किया और एक गांव जो काफी प्रसिद्ध हुआ था, बहमई, उस गांव में ले जाकर फूलन देवी को 1 महीने तक एक कमरे में बंद रखा, और गांव के एक एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, कुकृत्य किया। जब ये बात गांव के ही, बहमई गांव के ही कुछ मल्लाहों को पता चला, तो उन्होंने चोरी चुपके किसी तरह फूलन देवी को उस कमरे से आजाद कराया, और इस बात की खबर राजपूतों को कानो कान नहीं हुई, लेकिन मल्लाहों ने फूलन देवी को वहां से आजाद करा दिया। इसके बाद फूलन देवी ने अपने गिरोह को मजबूत किया, और फूलन देवी का टारगेट अब सिर्फ ऊंची जाति के लोग रह गए। फूलन देवी जो भी लूट, हत्याएं, इन चीज़ों को अंजाम दे रही थी, उनका टारगेट सिर्फ ऊंची जाति के लोग थे। वो उन्हें लूटती और अपनी रॉबिन हुड की छवि बनाने के लिए गरीबों में उन पैसों को, उन जेवरों को, संसाधनों को गरीबों में बांट देती, उनकी मदद करती, जिससे कि फूलन देवी की छवि मल्लाहों में और अन्य पिछड़ी जातियों में रॉबिन हुड की हो गई थी। कहा जाता है कि जब फूलन देवी धीरे धीरे अपने गैंग को मजबूत कर ली, तो एक दिन फूलन देवी ने जिस बहमई गांव में उसके साथ दरिंदगी की गई थी, 1 महीने तक गांव के सारे लोगों ने उसके साथ क्रूरता किया था, फूलन देवी एक दिन उस गांव में एक शादी समारोह हो रहा होता है, और प्लान के साथ फूलन देवी उस गांव में पहुंचती है अपने पूरी टीम के साथ। उस शादी समारोह पर धावा बोलती है, और उसका टारगेट होता है कि उस गांव में उसके साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उसे मौत के घाट उतारना फूलन देवी का टारगेट था। लेकिन कहा जाता है कि फूलन देवी जब शादी समारोह में पहुंचती है, उस गांव में पहुंचती है, तो उन गिरोह के लोगों को पहले यह भनक लग चुकी थी, इसलिए उस गिरोह का कोई भी सदस्य उस शादी में सम्मिलित नहीं होता है। सिर्फ 2 लोग ही पकड़े जाते हैं जिन्होंने फूलन देवी के साथ दुर्व्यवहार किया था। बावजूद इसके फूलन देवी अपने गुस्से में
शादी समारोह में मौजूद तमाम मर्दों को, राजपूतों को एक लाइन में खड़ी करती है। कहा जाता है कि 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ी करती है और उन्हें गोली मार देती है। इसी घटना की वजह से फूलन देवी के पीछे कुछ लोग पड़ गए, क्योंकि फूलन देवी ने जिन 22 लोगों को मारा था उसमें से 20 लोग निर्दोष थे। उनका फूलन देवी से कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। बस जो 2 लोग थे दोषी जिन्हें फूलन देवी ने मारा, बाकी 20 लोग निर्दोष थे जिन्हें मारा गया। और इसका बदला लेने के लिए राजपूत आगे चलकर एकजुट हुए। इस घटना के बाद पूरे देश में फूलन देवी के नाम से हाहाकार मच गया। जब इस घटना ने पूरे देश में कोहराम मचाया तो सरकार और सरकारी तंत्र पे फूलन देवी को पकड़ने का दबाव बनाया गया, लेकिन सरकार फूलन देवी को पकड़ नहीं पा रही थी। किसी तरह स्थानीय प्रशासन को फूलन देवी को सरेंडर कराने का दबाव बनाया गया। प्रशासन ने इसकी पहल भी की और कुछ शर्तों के साथ फूलन देवी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गई। फूलन देवी ने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद वो एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। इसी बीच एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव सरकार ने फूलन देवी के ऊपर से तमाम आरोप और केस वापस ले लिए। इसके बाद फूलन देवी एक आम नागरिक की तरह स्वतंत्र थी। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को लोकसभा का टिकट भी दिया और वो चुनाव जीत भी गई। चुनाव जब वो पहली बार लड़ी 1996 में तो वो जीती, लेकिन 2 साल बाद फिर चुनाव हुआ 98 में और उस चुनाव में फूलन देवी हार जाती है। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1999 में फिर चुनाव होता है, फूलन देवी फिर जीतकर सांसद बनती है। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद 2001 में दिल्ली में फूलन देवी के सरकारी आवास के बाहर कुछ लोगों ने, कुछ नकाबपोश लोगों ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जब कातिलों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू करती है तो 48 घंटे तक, 2 दिनों तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है, बावजूद इसके कि जिन नकाबपोश लोगों ने फूलन देवी की हत्या की थी वो एक मारुति कार से आए थे, जो कुछ दूरी पर जाकर बरामद हो गई थी। और जिस गन से फूलन देवी की हत्या की गई थी वो गन भी मारुति कार में बरामद कर ली गई, लेकिन हत्यारे कौन थे ये पुलिस की पहुंच से बाहर थे। 2 दिन बाद शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ये ऐलान करता है कि फूलन देवी को मारने में उसका हाथ है। पुलिस शेर सिंह राणा को गिरफ्तार करती है, उसे तिहाड़ जेल लेकर आती है और शेर सिंह राणा जब तिहाड़ जेल आ रहा होता है तो वो खुलेआम ये ऐलान करता है कि वो ज़्यादा दिन तक तिहाड़ जेल में नहीं रहने वाला है, वो जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर निकल जाएगा। शेर सिंह राणा की भी शख्सियत बड़ी अजीब है। बहुत ही शातिर, चतुर, चालाक शख्सियत शेर सिंह राणा की रही। कहा जाता है कि शेर सिंह राणा ने डंके की चोट पर यह कहा था कि वो बहुत दिनों तक तिहाड़ जेल में नहीं रहेगा और कुछ दिनों के बाद शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भाग जाता है, फरार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शेर सिंह राणा को छुड़ाने के लिए पुलिस की भेष में कुछ लोग आए। उन्होंने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी दिखाई जिसमें उसे किसी अन्य केस में पेशी के लिए ले जाना था और उस चिट्ठी के आधार पे जेल प्रशासन शेर सिंह राणा को उन लोगों को सौंप देती है और वो शेर सिंह राणा को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब पुलिस इसको क्रॉस चेक करती है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चिट्ठी या ऐसा कोई भी आदेश जेल प्रशासन को पूर्व में नहीं मिलता है। लेकिन अब शेर सिंह राणा फरार हो चुका था और इसका पुलिस को कोई अता पता नहीं था कि वो आखिर गया कहां। कुछ दिनों बाद
शेर सिंह राणा का एक वीडियो वायरल होता है और वो ये बताता है कि वो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान वो इसलिए गया क्योंकि हिंदू के बहुत बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां जो है वो अफगानिस्तान में दफन है। वहाँ के लोग उन पे जूते मारते हैं। इससे व्यथित होकर शेर सिंह राणा ने यह फैसला लिया कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वो वापस हिंदुस्तान लाने के लिए तिहाड़ जेल से निकला है और जब वो ये काम पूरा कर लेगा तो वो पुनः अपनी मर्जी से सरेंडर करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शेर सिंह राणा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस हिंदुस्तान लाता है और पुनः जेल प्रशासन को खुद को सरेंडर कर देता है। अब कहा जाता है कि शेर सिंह राणा को ये जानकारी किसने दी कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान में मौजूद है। बकौल शेर सिंह राणा कांधार में विमान हाईजैक किया गया था हिंदुस्तान का, उस दौरान जसवंत सिंह जो वाजपेयी सरकार के मंत्री थे वो जब अफगानिस्तान गए तो उन्होंने ही बताया था कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां हैं वो दफन है। मुस्लिम कम्युनिटी उस पर जूते मारते हैं। इससे व्यथित होकर ही शेर सिंह राणा ने ये उसी दिन फैसला लिया था कि वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लेकर आएगा। आप समझ सकते हैं कि कितना चतुर और चालाक रहा होगा ये व्यक्ति, जो न सिर्फ अपनी मर्जी से सरेंडर करता है, अपनी मर्जी से तिहाड़ से वापस जाता है, अफगानिस्तान जाकर जहां पे तालिबान की हुकूमत थी वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाता है और फिर से खुद को जेल प्रशासन को सरेंडर कर देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शेर सिंह राणा आगे चलकर जब पैरोल पर बाहर आता है, जब उसे बेल मिलती है तो वो चुनाव भी लड़ता है। हालांकि चुनाव में उसे जीत नहीं हासिल होती है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तो शेर सिंह राणा इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसका उद्देश्य फूलन देवी को मारना या फूलन देवी की उससे कोई निजी रंजिश नहीं थी। लेकिन बकौल शेर सिंह राणा जब फूलन देवी 22 राजपूतों की हत्या कर रही थी उस दौरान ये भी कहा जाता है कि एक 3 महीने की बच्ची को उसने ज़मीन पर पटक दिया था, जो बाद में अपंग हो गई और उसकी मौत हो गई। और वो 20 लोग जो निर्दोष थे, उन लोगों की हत्या की वजह से शेर सिंह राणा इस घटना में शामिल हुआ, इसकी साजिश में शामिल हुआ, जिसे दिल्ली में अंजाम दिया गया। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फूलन देवी पर बचपन से लेकर जो अत्याचार और शोषण हुए, कोई भी व्यक्ति उससे आज ही जाकर हथियार तो उठा ही लेगा। लेकिन हिंसा और हथियार कभी भी किसी जंग का समाधान नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब फूलन देवी ने हिंसा किया, हथियार उठाया, निर्दोष लोगों की जब फूलन देवी ने भी हत्या की, तो फूलन देवी को भी मौत की नींद सुला दिया गया। न तो फूलन देवी के उस कृत्य को सही ठहराया जा सकता है जिसमें उसने निर्दोष लोगों की हत्या की, ना ही शेर सिंह राणा के उस कृत्य को सही ठहराया जा सकता है जिसमें फूलन देवी की हत्या कर दी गई जब वो एक सामान्य जिंदगी जीना चाह रही थी। शोषण, अत्याचार और दमन से तंग आकर फूलन देवी ने उस समय जो फैसला लिया, आत्मरक्षा के लिए, उस फैसले के साथ कई लोगों की सिंपैथी निश्चित तौर पे हो सकती है। कई लोग शेर सिंह राणा के एक्ट को भी सही मानते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बात है वो ये कि हिंसा किसी भी समस्या का कभी भी समाधान नहीं हो सकता है। आप हमें कमेंट कर बताइए कि फूलन देवी के बारे में आपकी क्या राय है, शेर सिंह राणा के बारे में आपकी क्या राय है। और जल्द ही हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी और एक नई वारदात के तफ्तीश करते हुए, नई घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए आपसे रूबरू होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।